हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी की समरी को डिस्कस करेंगे। लेवल से यहाँ मतलब है फ्लोर। न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में केवल 2 ही फ्लोर हैं, पर इस स्टोरी के नरेटर चार्ली को लगता है कि यहाँ पर 3 फ्लोर हैं। बेसिकली ये स्टोरी जो है वो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। टाइम ट्रेवल में क्या होता है, इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। इसमें क्या होता है, कहानी के करेक्टर टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट या फिर अपने फ्यूचर में चले जाते हैं। तो थर्ड लेवल में चार्ली जो कि हमारे नरेटर हैं, वो भी थर्ड लेवल से जाकर के अपने पास्ट में चले जाते हैं 1894 में। और वो कहाँ पर जाते हैं, गिल्सबर्ग नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो स्टोरी से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये काफी डिटेल्ड समरी है और लास्ट में इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है ताकि आप समरी को और अच्छे से समझ सके। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। 3 levels एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पर 3 levels है। The narrator feels that there are 3 levels at the Grand Central Railway Station. In reality, there are only 2. तो जैसे कि स्टोरी के नरेटर जिनका नाम चार्ली है, उन्हें लगता है कि रेलवे स्टेशन में क्या है कि 3 लेवल है, यानी कि 3 फ्लोर है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो वहां केवल 2 ही फ्लोर है। He has discussed this with his psychiatric friend Sam Weiner. तो चार्ली का एक साइकेट्रिक फ्रेंड था जिसका नाम था सैम वेनर। साइकेट्रिक यानी कि मनोचिकित्सक, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। तो चार्ली ने इस बात को सैम वेनर को बताया कि उसमें 3 लेवल हैं। द साइकेट्रिक सेज दैट ही इज अनहैप्पी एंड द मॉडर्न मैन इज इनकल्फ्ड इन इनसिक्योरिटीज एंड फियर। अब उसका जो फ्रेंड है, जो साइकेट्रिक है, वो क्या कहता है उससे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है और वो अनहैप्पी भी है, यानी कि वो खुश नहीं है, उदास है। और आजकल के समय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारे डर हैं। सो मैन वॉन्ट एन एस्केप फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। तो कोई भी मनुष्य है, जो इंसान होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपने इस स्ट्रेसफुल लाइफ से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन अ रेफ्यूज। नरेटर की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, मतलब उसे डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। द नरेटर्स साइकेट्रिक फ्रेंड सेज दैट द नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब नरेटर का साइकेट्रिक फ्रेंड उससे कहता है कि उसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, यह भी रियलिटी से भागने का एक तरीका है। द नरेटर डज नॉट एग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन। अब नरेटर इस इंटरप्रिटेशन यानी कि इस एक्सप्लेनेशन से, व्याख्या को से एग्री नहीं करता है। ही आर्ग्यूज दैट हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम। हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। तो अब वो अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को बताता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो तो मॉडर्न एरा में नहीं थे, वो तो पुराने टाइम के थे और वो बहुत ही पीसफुल टाइम में रहते थे। तो उन्हें तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल हिज ग्रैंडफादर परस्यूड फ्लैटली द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो कह रहे हैं लेकिन उसके दादाजी को भी स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। चार्ली रीचेस द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। One summer night, Charlie worked late at the office. In a hurry to get back home, he decided to take the subway from Grand Central. अब एक गर्मी की रात को चार्ली बहुत देर तक अपने ऑफिस में काम करता है। तो जब उसे बहुत लेट हो जाता है तो उसे घर पहुंचने की जल्दी होती है। तो फिर वो सोचता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सबवे, मतलब कि जो अंडरग्राउंड होकर के जो ट्रेन जाती है, उससे वो अपने घर जाए। He crossed the arched doorway heading for the subway and got lost. आर्क क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे डिजाइन बनी होती है। तो वो आर्क डोरवे से मतलब कि वो एक ऐसे डोर से अंदर एंटर करता है जिसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आर्क की शेप का होता है। फिर वो आगे बढ़ता जाता है सबवे पे, मतलब कि वो जो अंडरग्राउंड जो रास्ता था उससे आगे बढ़ जाता है एंड गॉट लॉस्ट, और फिर क्या होता है, वो खो जाता है।
द नरेटर वॉक्स डाउन अ कॉरिडोर। अब नरेटर कॉरिडोर में चलता चला जाता है। ही फाइंड्स नोबडी, और उसे वहां पर आगे कोई भी नहीं मिलता है, एंड फाइंड हिमसेल्फ एट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो आगे देखता है कि वो थर्ड लेवल पर आ गया है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में था। सिनेरियो एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का सिनेरियो मतलब कि वहां का परिदृश्य कैसा था, वहां का सीन क्या था। देयर वर स्मॉलर रूम्स, fewer tickets, विंडो एंड ओपन फ्लेम गैस लाइट। अब चार्ली क्या करता है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। वहां पर जाकर के वो क्या देखता है कि वहां पर स्मॉलर रूम थे, मतलब कि वहां कंपैरेटिवली रूम्स छोटे छोटे थे, और जो टिकट विंडो थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी। एंड ओपन फ्लेम गैस लाइट, और पुराने जमाने में जैसे कि जो गैस लाइट हुआ करती थी वो वहां पर रखी हुई थी। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज मेड ऑफ वुड एंड वॉज लुकिंग एंशियंट। और जो इंफॉर्मेशन बूथ थे, मतलब जहां से सूचना ली जा सकती थी, वो लकड़ी के बने हुए थे और बहुत ही पुराने जमाने के, मतलब बहुत एंशियंट टाइम के लग रहे थे। Everybody at the station was dressed in the fashion of the late 19th century। और स्टेशन पे जो भी लोग थे वो ऐसे ड्रेस थे, मतलब ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसा कि 19th सेंचुरी में पहले पहने जाते थे। To be sure, the narrator got a copy of the word dated 11 June 18, सॉरी यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, यहाँ पे है 1894। 1894 where the lead story was about President Cleveland। अब ये श्योर करने के लिए कि वो वास्तव में क्या 19th सेंचुरी में पहुंच गया है, वो वहां पर एक न्यूज़पेपर बॉय के पास में जाता है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो न्यूज़पेपर से वो डेट कंफर्म करना चाहता था। तो न्यूज़पेपर के ऊपर डेट थी 11 जून 1894, डेट पड़ी हुई थी। और जो वहां की उस न्यूज़पेपर की जो लीड स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो कि उस समय यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में न्यूज़ वहां पर छपी हुई थी। The narrator goes to the ticket window and demands 2 tickets for Galesburg, Illinois। यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है इलिनॉइस, वहां की सिटी है गेल्सबर्ग। तो जब नरेटर थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है तो वो टिकट विंडो पे जाता है और वहां पर गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदता है। गेल्सबर्ग वो जगह है जहां पर उसके दादाजी रहा करते थे। ही वॉन्ट्स टू गो देयर विद हिज वाइफ लुइसा। अब वो 2 टिकट क्यों खरीदता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ लुइसा को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। टू हिज सरप्राइज द क्लर्क एट द टिकट काउंटर डज नॉट एक्सेप्ट हिज करेंसी बिल्स। अब उसे बहुत आश्चर्य होता है कि टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठा होता है वो उसकी करेंसी बिल्स, यानी कि वो जो नोट टिकट खरीदने के लिए देता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो तो पुराने जमाने की करेंसी उस समय वहां चला करती थी और उसके पास वो करेंसी थी नहीं। सीइंग ट्रबल द नरेटर रन्स अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल टू escape जेल। अब नरेटर को जब लगता है कि अब वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, क्योंकि जो क्लर्क था वो ये सोच रहा था कि ये जो नोट है वो जाली हैं, तो हो सकता है वो उसे जेल भेज दे। तो उसे लगा कि अब हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो वो वहां से थर्ड लेवल से भाग जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जेल भेज दिया जाए। द नरेटर विड्रॉ $300 फ्रॉम द बैंक नेक्स्ट डे टू बाय द करेंसी ऑफ 1890। अब उस दिन तो वापस आ जाता है, फिर अगले दिन वो बैंक जाता है और $300 बैंक से विड्रॉ करता है। किस लिए? ताकि वो 1890 के हिसाब से करेंसी खरीद सके। हिज साइकेट्रिक फ्रेंड इज रियली वरीड ओवर दिस। और जब वो ये बात अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को बताता है तो उसका जो फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा इस बात पे चिंतित हो जाता है। क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की खोज। द नरेटर फेल्स टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। अब क्या होता है कि जब नरेटर करेंसी चेंज करा लेता है तो वो फिर से थर्ड लेवल पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है, मतलब कि वो जो तीसरा फ्लोर था अब उसे नहीं मिलता है। हिज वाइफ इज वेरी वरीड एंड परस्यू चार्ली टू स्टॉप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। अब उसकी वाइफ जो है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो चार्ली को समझाती है कि वो थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दे। सो ही रिज्यूम्स हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। तो क्या होता है कि अब उसकी जो पुरानी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, वो फिर से उसे शुरू कर देता है, उसकी तरफ लौट आता है।
His psychiatric friend Sam disappeared. फिर एक दिन अचानक से क्या होता है कि चार्ली का जो साइकेट्रिक फ्रेंड था सैम वो गायब हो जाता है एंड द नरेटर एंड हिज वाइफ गेट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल। और नरेटर और उसके वाइफ के पास कुछ ऐसे प्रूफ आ जाते हैं जिससे कि उन्हें समझ में आ जाता है कि थर्ड लेवल का एग्जिस्टेंस है, मतलब कि थर्ड लेवल, ये जो थर्ड फ्लोर है वो वास्तव में है। नाउ बोथ ऑफ देम स्टार्ट देयर सर्च फॉर द थर्ड लेवल। अब दोनों लोग जो हैं वो थर्ड फ्लोर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। द नरेटर बिलीव्स द सैम इज नाउ इन गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894। नरेटर को ये विश्वास होता है कि जो उसका फ्रेंड सैम है जो गायब हुआ है वो जरूर 1894 में गेल्सबर्ग में पहुंच गया है। द मिस्ट्री ऑफ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर की मिस्ट्री, मतलब ये फर्स्ट डे कवर क्या है? When a new stamp is issued, stamp collectors buy it and affix a new stamp on an envelope. तो जब किसी दिन कोई नया स्टैम्प जारी होता है, जब कोई नई डाक टिकट जारी होती है, तो उस दिन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे, मतलब जो डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे, वो लोग क्या करते थे, एक एनवेलप के ऊपर टिकट को लगा देते थे। दे मेल द एनवेलप टू देमसेल्फ फॉर themselves on the first day of the sale। और जब एनवेलप के ऊपर वो टिकट लगा देते थे तो वो अपने आप को ही वो पोस्ट कर देते थे जिस दिन उसकी बिक्री होती थी पहले ही दिन। द पोस्टमैन गिव्स प्रूफ ऑफ द डेट। अब पोस्टमैन जो है वो उसकी बिक्री किस दिन हुई है, वो किस दिन जारी हुआ है, उस डेट का प्रूफ देते थे क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप लगता था कि जिस दिन वो जारी हुआ है उसी दिन उसको मेल किया गया है। द envelope इज नेवर opened एंड नथिंग इज written inside it। अब वो एनवेलप कभी नहीं खोला जाता था, क्यों? क्योंकि वो तो केवल टिकट को खरीदने के लिए ही उसको मेल किया गया था और उसके अंदर कुछ लिखा तो होता नहीं था, कोई लेटर नहीं होता था, इसलिए एनवेलप जो है वो कभी खोला भी नहीं जाता था। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। इसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता था। While being Finky with his stamp collection, the narrator finds a strange cover mailed to the address of the narrator's grandfather in Galesburg। अब एक दिन नरेटर चार्ली जो अपनी स्टैम्प कलेक्शन में उलझा हुआ था उसे वहां पर एक ऐसा ही इन्वेलप मेल किया हुआ मिलता है, यानी कि वो फर्स्ट डे कवर था वो उसे वहां पर मिलता है। और वो फर्स्ट डे कवर जो है उसके दादाजी के एड्रेस पर गेल्सबर्ग से भेजा गया था। इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस 18 जुलाई 1894। और वो वहां पर 18 जुलाई 1894 से प्रेजेंट था। It bears a 6 cent stamp with the picture of President Garfield। अब उस एनवेलप के ऊपर जो है 6 सेंट की एक स्टैम्प टिकट लगी हुई थी और उस स्टैम्प के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर भी थी। द एनवेलप कंटेन अ लेटर फॉर चार्ली बाय हिज फ्रेंड सैम। अब उस एनवेलप के अंदर वैसे तो नॉर्मली वो खाली होता था, लेकिन उसे वो लेटर कुछ अजीब सा लगा कि उसके दादाजी के एड्रेस पे ये भेजा गया है। तो वो चार्ली उस एनवेलप को खोलता है और उसके अंदर उसे क्या मिलता है, उसका फ्रेंड सैम का लेटर मिलता है चार्ली के लिए। सैम कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल। सैम जो है वो कंफर्म करता है कि थर्ड लेवल वास्तव में है। अब गेल्सबर्ग से सैम चार्ली को लेटर लिखता है और उसमें क्या लिखता है, चार्ली, आई गॉट टू विश दैट यू आर राइट, that I got to believe you were right and Charlie, it is true, I found the third level। अब वो कहता है कि चार्ली, मैं विश कर रहा था कि तुम सही होते थर्ड लेवल के बारे में और वास्तव में तुम सही थे। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, कि मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। कहाँ पर? गेल्सबर्ग में। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और इधर सामने जो है कोई पियानो बजा रहा है और वो सभी लोग सामने के पोर्च में बैठ करके गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड पर यहाँ पर इनवाइट किया गया है। लेमनेड एक तरह का शरबत। तो कह रहे हैं मुझे यहाँ पर शरबत पीने के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। अब वो चार्ली से कहता है कि चार्ली, तुम और लुइसा दोनों लोग आ जाओ और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए उसे
ढूंढते रहो, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। तो कह रहे हैं कि विश्वास करो कि ये वास्तव में जो है बिल्कुल सही है। और लास्ट में वो लिखता है सैम वेन। नरेटर्स रियलिटी चेक ऑन सैम। अब सैम की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, लेटर पढ़ने के बाद में नरेटर उसे ढूंढने के लिए निकलता है। चार्ली finds out that Sam had bought $800 worth of old style currency। तो जब वो पता करता है कि सैम की सच्चाई क्या है, तो उसे पता चलता है कि सैम ने $800 की पुरानी स्टाइल की करेंसी खरीदी है। This money was sufficient to set up a hay, feed and grain business which Sam dreamed of owning। और इस पैसे से जो है वो हे में यानी कि भूसा चारा ये जानवरों को खिलाने के लिए और अनाज ये बिजनेस जो है वो डालना चाहता था, जिसका सैम हमेशा से सपना देखता था। मतलब वो ये बिजनेस हमेशा से करना चाहता था। Sam is a qualified psychiatrist but cannot go back to his profession in Galesburg of 1894। अब सैम एक क्वालिफाइड साइकेट्रिक था, एक मनोचिकित्सक डॉक्टर था, बट गेल्सबर्ग में 1894 में वो अपना ये प्रोफेशन अपना नहीं सकता था। क्यों? बिकॉज द प्रोफेशन ऑफ साइकेट्रिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। क्योंकि जो मनोचिकित्सक का जो प्रोफेशन है वो उस समय 1894 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब कि उस समय किसी को भी साइकेट्रिक की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोग को समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं ताकि आपको समरी और अच्छे से समझ में आ जाए। So if you like my video, hit the like button, and if you have any doubt or any query, do write in the comment section. Thank you so much for watching my video.